अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर है। जिस तरह डजन कांस्टेंट नंबर है, इसमें तादाद 12 होती है, और फेयर एक कांस्टेंट नंबर है और इसमें तादाद 2 होती है। इसी तरह एवोगाड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट नंबर है और इसमें तादाद होती है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। केमिस्ट जो है वो मास मालूम करते हैं एटम का, एलिमेंट का, मालिक्यूल का एंड कंपाउंड का। इसी तरह केमिस्ट ये भी जानना चाहता है कि ये एटम या मालिक्यूल या कंपाउंड जो है इसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। यानी अगर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट में नंबर्स ऑफ एटम कितने होंगे, या मालिक्यूल है तो इसमें नंबर्स ऑफ मालिक्यूल कितने होंगे, या कंपाउंड है तो इसी कंपाउंड में नंबर ऑफ आइंस जो है वो कितने होंगे। तो इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एवोगाड्रो ने एक नंबर कैलकुलेट किया जिसका वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। तो एवोगाड्रो नंबर डिफिनीशन करते हैं। डिफिनीशन क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। फर्ज करें 1 मोल सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस या तो एटम होंगे या एलिमेंट होंगे या आइंस होंगे और या मालिक्यूल्स होंगे। यानी कितने सब्सटेंस है? 1 मोल सब्सटेंस है और इसी 1 मोल सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इसी नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अगर इस डिफिनीशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ना, तो ये डिफिनीशन इस तरह होगा कि द नंबर ऑफ एटम, आइंस और मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, ions or molecule present in 1 mole of a substance is called Avogadro number। एवोगाड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ आइंस है या नंबर ऑफ मालिक्यूल है, लेकिन कितने सब्सटेंस में? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में जितने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, जितने नंबर ऑफ आइंस या मालिक्यूल होते हैं, उसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम, आइंस और मालिक्यूल। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल को एक्सप्लेन किया है, बकाया डिफिनीशन जो है वो एज अ सेम मैंने लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए कि एलिमेंट जो है ये एटम से बना होता है, एटम से। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आयनिक कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड इज मेड फ्रॉम मालिक्यूल, मेड फ्रॉम मालिक्यूल। ये पॉइंट याद रखिए कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो किस चीज़ से बना होता है? मालिक्यूल से। और आयनिक कंपाउंड जो है वो आइंस से बना होता है। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास 1 मोल एलिमेंट है, तो उसी 1 मोल एलिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे। क्यों एटम होंगे? क्योंकि हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, और कौन से कंपाउंड की बात करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। लेट सपोज H2O कोवेलेंट कंपाउंड है और ये 1 मोल है, तो 1 मोल कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होंगे? मालिक्यूल। और कितने मालिक्यूल होंगे? 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 23। इसी तरह 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड आइंस से बने होंगे। तो अगर ये 1 मोल है तो इसमें नंबर ऑफ आइंस क्या होंगे? 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, ये बात हम इस तरह कर रहे थे कि पार्टिकल्स क्या है? एटम्स है, आइंस है और मालिक्यूल है। एटम हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम बात करते हैं एलिमेंट की। आइंस कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। मालिक्यूल की बात कब करेंगे? जब हम डिस्कस करते हैं क्या डिस्कस करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। तो वो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह फिर हम क्या लगा लेंगे? मालिक्यूल लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एवोगाड्रो नंबर में कि इट इज अ कांस्टेंट नंबर।
और ये एक कांस्टेंट नंबर है। और कांस्टेंट नंबर एक ऐसे नंबर होता है जो चेंज नहीं होता, जस्ट लाइक डजन एंड फेयर। डजन, फर्ज करें मेरे पास एक डजन जो है वो क्या है, एक है, तो इसमें तादाद कितनी होगी, 12 होगी। लेट सपोज 1 डजन जो है वो क्या है, ए बनाना है, ठीक है, तो इसमें तादाद क्या होगी, 12। जिस तरह डजन, जिस तरह पेयर कांस्टेंट है, इसी तरह एवोगाड्रो नंबर जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट का वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 23। ये इसका क्या है, वैल्यू है। और ये पॉइंट याद रखिए कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये वैल्यू जो है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर 23, ये इक्वल होता है किस चीज़ का, इक्वल होता है 1 मोल का। ये पॉइंट याद रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैल्यू जो है ये बराबर होती है 1 मोल का। जिसी तरह ये वैल्यू जो है 12 वैल्यू जो है ये बराबर होती है डजन का। जिस तरह पेयर बराबर होती है, पेयर में तादाद 2 है, तो ये 1 पेयर जो है ये बराबर होती है किस वैल्यू का, 2 का। इसी तरह डजन जो है ये 12 का बराबर होती है। इसी तरह 1 मोल जो है वो बराबर होती है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 23, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। एन दोनों जो है ये हम कैपिटल लिख लेंगे, लेकिन ये ए जो है ये थोड़ा सा हम बॉटम में लिख लेंगे। इसका मतलब है ए का मतलब एवोगाड्रो और एन का मतलब है नंबर। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एन ए, यानी एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज कैलकुलेटेड बाय इटालियन केमिस्ट। किसने कैलकुलेट किया इस वैल्यू को, इटालियन केमिस्ट, और इटालियन केमिस्ट का नाम है एमिडो एवोगाड्रो, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं इस वैल्यू की 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो ये क्या है, ये वैल्यू जो है ये वेरी वेरी लार्ज वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये इतना लार्ज वैल्यू है, अगर एक कंप्यूटर एक सेकंड में 10 मिलियन एटम जो है वो काउंट कर सकता है, तो इसी वैल्यू को ख़त्म करने के लिए उसी कंप्यूटर को 2 बिलियन ईयर दरकार होगा। यानी 2 बिलियन ईयर में एक कंप्यूटर जो है अगर एक सेकंड में वो 10 मिलियन काउंट कर सकता है, तो इसी वैल्यू को काउंट करने के लिए उस कंप्यूटर को 2 बिलियन ईयर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ये वेरी वेरी लार्ज वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना लार्ज वैल्यू है तो ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। फर्ज करें आप बाजार से एक तरबूज लाते हैं, तो तरबूज आप पॉइंट याद रखिए, आप क्या लाते हैं, तरबूज। तो कितने तरबूज आप लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 1 तरबूज आप लाते हैं, ठीक है। फर्ज करें आप क्या लाते हैं, एप्पल लाते हैं। तो एप्पल आप जब लाते हैं तो कम से कम उसकी तादाद जो है वो या तो 10 होगी या 10 to 15 होगी, ठीक है। इसी तरह आप घर में शुगर लाते हैं, शुगर, तो तादाद जो है वो और ज़्यादा होगी। तादाद की बात करते हैं, वेट में हम बात नहीं करते, हम तादाद में बात करते हैं, ठीक है, यानी नंबर्स में बात करते हैं। जब आप तरबूज लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाते हैं, एप्पल लाते हैं तो 10 to 15 लाते हैं, और जब आप शुगर लाते हैं तो नंबर्स जो है वो और ज़्यादा होंगे, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा होंगे, 1000 से भी ज़्यादा होंगे। ये पॉइंट याद रखिए कि तरबूज का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, एप्पल का साइज़ छोटा होता है, ये और शुगर का साइज इससे भी छोटा होता है। ये पॉइंट याद रखिए कि साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है।
और साइज जब डिक्रीज होता है तो नंबर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तरबूज का साइज लार्ज है इसलिए हम 1 लाते हैं, एप्पल का साइज थोड़ा छोटा है इसलिए हम ज्यादा लाते हैं, शुगर का साइज जो है इससे भी ज्यादा छोटा है इसलिए इसको हम और ज्यादा लाते हैं। इसका मतलब ये है जब साइज डिक्रीज होता है तो नंबर्स जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए ये नंबर्स जो है ये नंबर हम लेते हैं या तो एटम के लिए लेते हैं या आइंस के लिए लेते हैं या मॉलिक्यूल्स के लिए लेते हैं, और ये सारे जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। क्या है, स्मॉलेस्ट। इतने स्मॉलेस्ट है कि ये हम देख नहीं सकते आइज, ह्यूमन आइज के जरिए। मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो है ये स्मॉलेस्ट इन साइज है, और ये जो स्मॉलेस्ट होगा तो वैल्यू जो है वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, इसीलिए हम ये वैल्यू लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स के लिए, और पार्टिकल स्मॉलेस्ट है तो इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसी तरह करते हैं कि फर्ज करें मेरे पास सोडियम एक एलिमेंट है। ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट जो है उसका मास है 23। ठीक है, कितना मास है, 23। यदि 23, अगर इसके साथ मैं क्या लगा लूंगा, ग्राम लगा लूंगा, तो इसका मास जो है वो ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। यानी एक एलिमेंट का या एक एटम का मास जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो सोडियम का एक एलिमेंट है और इसी सोडियम के 23 ग्राम सोडियम में एलिमेंट एटम कितने होंगे, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ठीक है, इसके अलावा और ये सोडियम एलिमेंट है तो इसमें क्या होंगे, पार्टिकल की जगह एटम होगा। ठीक है, इसी तरह कार्बन है, कार्बन का मास है 12, तो 12 ग्राम कार्बन में पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ये एलिमेंट है तो इसमें क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास H2O है, H2O एक कोवेलेंट कंपाउंड है और मास क्या है, 18। तो 18 ग्राम वाटर में नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। कोवेलेंट कंपाउंड है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। इसी तरह हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का मास है 58.5 ग्राम, तो इसमें क्या होगा, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। आयनिक कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा, आयंस होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक एटम के मास या मॉलिक्यूल के मास में नंबर्स ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, Na वैल्यू की, और Na वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिए कि यहाँ पर 23 ग्राम में इतना पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर 12 ग्राम में इतने नंबर्स हैं, यहाँ पर 18 ग्राम में इतने नंबर्स हैं, यहाँ पर 58 ग्राम में इतना नंबर्स है। तो यहाँ पर बात कंफ्यूजन की है कि 23 ग्राम इस वैल्यू की बराबर है, यहाँ पर 12 ग्राम, यहाँ पर 18 ग्राम, यहाँ पर क्या है, 58 ग्राम का। ठीक है, इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर ले H2SO4 की, तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में वैल्यू होगा कितना, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ 98 ग्राम बराबर है, यहाँ 18 ग्राम है, यहाँ 58 ग्राम है, यहाँ 12 ग्राम है, यहाँ पर क्या है, 23 ग्राम है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें आपके पास 1 डजन बनाना है। ठीक है, 1 डजन बनाना है, तो इस 1 डजन बनाना में बनाना कितने होंगे, 12। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें आपके पास 1 डजन जो है वो क्या है, एग है, तो इसमें तादाद कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, फर्ज करें आपके पास 1 डजन
शुगर है। शुगर तो हम डजन में नहीं लेते, लेकिन आपको समझने के लिए, इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, ठीक है। तो इस 1 डजन शुगर में तादाद कितने होगा, 12 होगा। यानी 1 डजन में 12, 1 डजन में 12, 1 डजन में 12, तादाद क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम वेट कर ले, बनाना का वेट कर ले, एक का वेट कर ले, और किसका वेट कर ले, शुगर का वेट कर ले बैलेंस के जरिए, तो बनाना का वेट ज्यादा होगा। यानी ग्राम में अगर हम इसकी वेट मालूम कर ले तो बनाना का वैल्यू जो है, वेट जो है वो ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, फिर एक का होगा, फिर किसका होगा, फिर शुगर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है बनाना का, एक्स का और शुगर का, ये ग्राम में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी एक का वेट ज़्यादा है, एक का कम है। मतलब ये है कि ये ग्राम में एक दूसरे के साथ सेम नहीं होंगे, डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर्स में क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर नंबर क्या है, 12, 12, 12। हालांकि ग्राम में एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन नंबर में क्या है, सेम है। इसी तरह ये एक दूसरे से ग्राम में डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर्स में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये बराबर है किस चीज़ का, 1 मोल का। जिसी तरह डजन बराबर है 12 का, इसी तरह 1 मोल बराबर है किस चीज़ का, 6.023 का। तो इसको हम कहते हैं कि ये बराबर है 1 मोल का, ये बराबर है 1 मोल का, ये बराबर है 1 मोल का, ये बराबर है 1 मोल का। तो 1 मोल में तादाद कितने हैं, 6.023। 1 मोल में कितने हैं, 6.023। जिस तरह 1 डजन में तादाद 12 होती है, इसी तरह 1 मोल में तादाद कितनी होती है, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। और ग्राम में जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जिस तरह बनाना एक और शुगर का ग्राम जो है, वेट इन ग्राम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन नंबर्स में है, नंबर में क्या है, सेम है। इसी तरह ये भी ग्राम में एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन नंबर्स में क्या है, सेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।